गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ शब्द के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग संज्ञानात्मक विकास के जो चारों चरण हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका जो पहला चरण है संवेदी पेशी इंद्रिय गामक संवेदी गामक अवस्था। इन्हें 3 नामों से भी जाना जाता है, इन तीनों नामों से, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। यह 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें जो है सबसे पहला देखिए, जो बालक होते हैं उनमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। जैसे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से मतलब ये है कि जैसे जो उनकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे हंसना, रोना, पैर पटकना आदि। दूसरा इसमें इस अवस्था में गुण पाया जाता है अनुकरण का, जैसे माँ, पा, ना। इससे मतलब ये है कि जो बालक होते हैं जैसे उन एक शब्द जैसे माँ, पापा ऐसे मतलब बोलना शुरू करते हैं, अनुकरण करते हैं दूसरों को देखकर। मम्मी लोग बच्चे जैसे खिलाते समय लोग बच्चों क्या कहते हैं कि माँ, पा ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। परावर्ती क्रिया, सीखे गए कार्य को दोहराकर खुशी पाना। जैसे जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे छोटे बालक में आप लोग देखे होंगे कि वो बालक क्या करते हैं, अपने अंगूठे को बार बार मुंह में डालते हैं और उसे चूसकर उन्हें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, जिसे वो क्या करते हैं, बार बार करते हैं। और चौथा गुण होता है वस्तु अस्थायित्व, यानी वस्तु न दिखे फिर भी अस्तित्व में होती है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को न देखें वो जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को पहले देख लें। वस्तु अस्थायित्व से तात्पर्य है कि जैसे बालक वस्तु न रहते हुए भी वस्तु को वो नहीं देखा, उसके बाद भी क्या करता है, रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वस्तु है यहीं कहीं है। इंद्रियों द्वारा सीखना, यानी जो बालक जो बचपन होता है वो क्या करता है, अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है। अनुकरण, स्मृति तथा मानसिक निरूपण, यानी बालक क्या करता है, बड़ों का अनुकरण करता है। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हम लोग समझेंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं। प्राक या इसका दूसरा नाम है पूर्व संक्रिया अवस्था, यानी क्रिया करने से पहले की अवस्था। यानी इस अवस्था में बालक जो है किसी क्रिया नहीं कर पाएगा, हालांकि जो समझेगा सब कुछ, लेकिन उससे रिलेटेड क्रिया नहीं कर पाएगा। अब इसमें पहला पॉइंट है अहम केंद्रिता, यानी स्वार्थीपन। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि जो बालक होता है वो क्या करता है, वो स्वार्थी होता है, यानी वो सारी चीज़ें क्या करेगा, खुद सोचेगा कि सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। यदि खाने वाली कोई चीज़ आप लिए हैं, आप उसे दे देंगे तो आपका तो ले लेगा, पर अपना नहीं चाहना चाहता। ये होता है अहम केंद्रिता। दूसरा है जीववाद। जीववाद से तात्पर्य है कि बालक क्या करता है, उसे लगता है कि जो गुड्डे गुड़ियाँ हैं वो क्या होती हैं, वो जीवित हैं, यानी वो उनसे मतलब जैसे जीवित की तरह व्यवहार करें। बाबू मेरा ये, मेरा सोना, मतलब जैसे नहीं कहता है कि चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक। और ये जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है अविलोम्यता। अविलोम्यता से तात्पर्य क्या है, जैसे वो क्या करता है, जैसे यदि हम उसे सिखाएंगे 3 + 2 = 5, तो क्या करेगा, उससे अगर हम ये दोबारा कहेंगे कि बाबू मुझे 5 से क्या लाओ, 2 लाओ, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। ये होता है अविलोम्यता। संरक्षण का अभाव, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि संरक्षण का अभाव क्या होता है। इसमें क्या होता है कि संरक्षण का अभाव होता है, यानी अगर हम उसे ट्रायंगल बनाएं, एक जो हम अगर किसी आकृति में थोड़ा सा भी परिवर्तन करके नई आकृति बना देंगे तो क्या करेगा, उस पुरानी आकृति को वो नहीं समझ पाता है। दूसरे के विचार न समझ पाना, और बालक इस अवस्था में जो होता है दूसरे के विचार को भी नहीं समझ पाता है। अगला पॉइंट है केंद्रीकरण, यानी बालक में केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। जैसे वो किसी एक टाइम पे किसी एक ही कार्य को क्या करता है, ध्यान में रख सकता है। इस अवस्था में वर्णमाला, गिनती आदि की शुरुआत होती है। और तीसरा जो इनकी चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, और यह 7 से 11 वर्ष चलता है। इस अवस्था में जो पहला गुण है विलोम्यता, यानी जो बालक होता है जो इसके पहले की अवस्था थी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो अविलोम्यता था उसका ठीक उल्टा इसमें होने लगता है। यानी जो बालक क्या करता है, विलोम्यता का गुण उसमें आ जाता है। यानी तो ये हम उसे 3 + 2 = 5 कर देंगे, फिर उसे कहेंगे बेटा 5 से मुझे 3 चाहिए, तो क्या करेगा, 5 में से 2 घटा के 3 ले आएगा। दूसरा पॉइंट है संरक्षण, और उसमें संरक्षण का भी गुण आ जाता है। और तीसरा पॉइंट विकेंद्रीकरण, यानी वह क्या करता है, तथ्यों को अलग अलग नज़रिए से समझने लगता है। चौथा पॉइंट है श्रृंखला, यानी वो किसी कार्य को क्या करता है, सीक्वेंस में करना सीख जाता है। चौथा पॉइंट है गणितीय श्रृंखला, यानी वो क्या करता है, गणित के जो जोड़ घटाने गुणा भाग इन सब चीज़ों में क्या करता है, धीरे धीरे रुचि लगाने लगता है और इन सब चीज़ों को सीखने लगता है।
अगला पॉइंट है वर्गीकरण, यानी वो क्या करता है, तथ्यों को अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। कार्य कारण, अब कार्य कारण में क्या होता है, इस अवस्था में बालक क्या करता है, किसी कार्य के कारण को भी समझने लगता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तार्किक चिंतन की शुरुआत, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तार्किक चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में होती है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ना कि इसके बाद वाली अवस्था जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है। अगला पॉइंट है कम परिपक्व, यानी इस उम्र में बालक जो होते थोड़ा कम परिपक्व होते हैं। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जो होती है 11 वर्ष के बाद शुरू होती है और तकरीबन 15 वर्ष या इसके बाद तक चलती है। इसमें होता है अमूर्त चिंतन, यानी बालक जो होता है अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन होता है। अब अमूर्त क्या होता है, जैसे जो चीज़ हमें न दिखाई दे, यानी उस सब के बारे में क्या करने चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन परिपक्व होने लगता है। इसके जो पिछली अवस्था थी उसमें तार्किक चिंतन की वहाँ पे शुरुआत होती है। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि तार्किक चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में होती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और अगर इस पूछा जाए तार्किक चिंतन परिपक्व कब होने लगता है, तो हो जाएगा औपचारिक संक्रिया अवस्था। इसके बाद निगमनात्मक चिंतन। अब निगमनात्मक चिंतन से क्या करते हैं, तो आप लोग दो विधियां पढ़े होंगे, आगमन विधि और निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होता है कि पहले बालक को नियम बताया जाता है, फिर क्या होता है उसके आगे समझाया जाता है। तो इसमें जो पहले नियम से यानी सूत्रों के माध्यम से बालक क्या करता है, ज्ञान को अर्जित करना सीख जाता है, यानी वो गणित के सूत्रों से क्या करता है, सवाल को लगाना शुरू करता है। अब सारी चिंतन, अब सारी का मतलब क्या होता है, फैलाना, यानी वो एक चीज़ को कई नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। इसके बाद संकल्पनात्मक चिंतन, और वो क्या करता है, अपने उसके चिंतन में जो है अलग अलग तरह की चिंतन करना शुरू कर देता है। अब इसके आगे हम लोग कुछ बिंदु के पढ़ेंगे। यानी पियाजे का सिद्धांत 4 चरणों में है, जिसके सभी चर स्थिर हैं। अब देखिए जिसमें कहा गया कि पियाजे का सिद्धांत 4 चरणों में है, जिसके सभी चर स्थिर हैं, और ये सही भी है। आप मतलब जैसे उसकी कोई सी भी अवस्था हुई, जैसे अगर हम उसकी पहली अवस्था ले लिए संवेदी पेशी अवस्था, तो उसमें जो जो गुण पाए जाते हैं वो हम उस गुण को दूसरी अवस्था में नहीं ला सकते, और ना ही दूसरी अवस्था के गुण पहली अवस्था में ला सकते। इसलिए इनके जो चारों जो चरण हैं वो आपस में क्या हैं, स्थिर हैं। दूसरा पॉइंट है कि पियाजे के चरण गुणात्मक हैं, और किसी भी अवस्था में पहली अवस्था के गुण नहीं आते अपितु नहीं गुणों का विकास होता है। यानी कहने का मतलब वही था कि यानी जो है इनके गुण जो क्या करते, ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहली अवस्था का गुण है वो दूसरी अवस्था में पाया जाएगा, जो दूसरी अवस्था का गुण है वो तीसरी अवस्था में पाया जाएगा, और जो तीसरी अवस्था का गुण है वो चौथी अवस्था में। यानी इनके जो गुण होते हैं क्या होते हैं, हर स्टेज के समान और स्थिर होते हैं। तीसरा पॉइंट है किसी भी चरण का क्रम नहीं बदला जा सकता, और कहा गया है कि इनके चरण का, किसी भी चरण का हम क्रम नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं हम कर सकते जो मूर्त चिंतन वाला है उसको हम दूसरे स्तर पे लाएं, और जो पहला वाला है उसको दूसरे पे लाएं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये रहा जो है जीन पियाजे के जो सिद्धांत था उनका जो है चारों अवस्थाओं के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट भी करिए। यदि इसमें कोई त्रुटि हो या आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।